साथियों, मैं विवेक आप लोगों का स्वागत करता हूं साहित्य गुरु यूट्यूब चैनल पे। और आज हम बात करेंगे हिंदी साहित्य की। देखिए, अगर आपने हिंदी को पढ़ा है, आप सबने 12th तक तो पढ़ा ही होगा, लेकिन जब हम हिंदी को एक विषय के रूप में यानी कि हिंदी ऑनर्स लेते हैं, उसमें जब हम मास्टर्स करते हैं, तब हम हिंदी के बारे में जो चीजें पढ़ते हैं, जिन पहलुओं के बारे में जानते हैं, वे हमने शायद कभी भी या स्कूल में कभी भी नहीं पढ़ा होता है। जैसे कि हमें स्कूल में कोई नहीं बताता कि हिंदी को कैसे पढ़ना चाहिए और हिंदी साहित्य जो है वह किस हिसाब से लिखा जाता है, उसके पीछे लिखने का कारण क्या होता है। तो देखिए, ये जो वीडियो देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि उन सभी का जो सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य रहा होगा, या उन्होंने बीए में या एमए में जो उनका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य रहा होगा, या किसी कंपटीशन की तैयारी के लिए वे हिंदी साहित्य जो उनका विषय है उन्होंने चुना होगा। देखिए, आज हम हिंदी साहित्य को समझेंगे, जानेंगे कि उसका जो विकास है, उद्भव है, कैसे हुआ, कब हुआ और क्यों हुआ। देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, जो साहित्य होता है हर भाषा में लिखा जाता है। साहित्य को अलग अलग भाषाओं में लिखा जाता है। हिंदी को हिंदी साहित्य कहते हैं, इंग्लिश को इंग्लिश लिटरेचर कहते हैं। जो साहित्य के लिए इंग्लिश में वर्ड यूज किया जाता है वह किया जाता है लिटरेचर। तो देखिए, आज हम हिंदी साहित्य की बात करेंगे और जानेंगे कि हिंदी साहित्य जो है वह है क्या। देखिए, साहित्य क्या होता है, पहले तो हमें यही समझना चाहिए। देखिए, साहित्य होता है जो कि दूसरों के हित में, साहित्य का मतलब होता है सहित, मतलब दूसरों के हित में लिखी गई चीज वही साहित्य है। जो समाज के हित में लिखी गई कोई भी अवधारणा है, कोई भी चीजें हैं, कोई भी कहानी हो गई, कोई भी उपन्यास हो गया, कुछ भी मतलब जो कि दूसरों को हित को मतलब ध्यान में रखकर लिखा गया है, वही साहित्य है। देखिए, हिंदी साहित्य को जब भी हम पढ़ते हैं तो मतलब हमें बहुत दुविधा होती है शुरू में, मतलब हमें बड़ा अलग सा लगता है कि मतलब ये हमने तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये इसके बारे में हमें पता ही नहीं था। देखिए, अगर आपने बीए में या एमए में अभी नया नया एडमिशन लिया है और हिंदी आपका जो है टॉपिक है, आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हैं या मास्टर्स हिंदी में कर रहे हैं, तो आपको बहुत नई चीजें देखने को मिलेगी हिंदी के बारे में। देखिए, क्या है हिंदी में, आप लोगों को शायद नहीं पता होगा पहले कि आदि काल होता है, उसमें भक्ति काल होता है, मध्य काल होता है, रीति काल होता है। ये सारी चीजें आपने शायद कभी नहीं सुनी होगी और ना जानी होगी। आप लोगों को ये सब जानकर बड़ा ही अजीब सा लग रहा होगा कि मतलब ये सब है क्या, ये आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, ये सब काल है क्या। तो देखिए, मैं आपको बहुत ही आसान शब्दों में, बहुत ही सीधे शब्दों में समझाऊंगा कि हिंदी साहित्य जो है क्या, उसको पढ़ा कैसे जाए और उसको समझने के लिए हम कैसे उसका काल विभाजन करते हैं और चीजों को जानते हैं। देखिए, जब भी हम किसी टॉपिक को पढ़ते हैं तो उसको पढ़ने की आसानी के लिए हम उसको बांटते हैं, डिवाइड कर देते हैं, ताकि हम उसको आसानी से पढ़ सके। तो उसी तरह से जब हम हिंदी साहित्य पढ़ते हैं, देखिए, जब हम स्कूल में हिंदी साहित्य पढ़ते हैं या हिंदी को पढ़ते हैं तो हम एक टॉपिक के, एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी को हम केवल मतलब हिंदी की तरह ही पढ़ते हैं। वहां पे हम चीजों को समझते नहीं है कुछ भी, मतलब उसमें हमें तर्क वितर्क जो भी है, मतलब हमारी जो कैपेसिटी होनी चाहिए मतलब साहित्य को समझने की, हमारी कुछ भी डेवलप नहीं हो पाती। और कुछ जो टीचर्स होते हैं स्कूल के, शायद उनको भी हिंदी नहीं आती समझानी या पढ़ानी, इसलिए वो बहुत सारी गलतियां जो है कर देते हैं। और यही सारी गलतियों का जो मतलब भांडा है या जो भी है, मतलब ये सब स्टूडेंट जब जाते हैं कॉलेज में और बीए में सब्जेक्ट लेते हैं हिंदी, तब ये सारी चीजें जब उन्हें जानने को मिलती है तो उन्हें बहुत ही अजीब सा लगता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको साहित्य का मतलब पता होना चाहिए। साहित्य का मतलब होता है सहित में लिखी गई कोई भी रचना, वही साहित्य है। या जो दूसरों के लाभ में या समाज के जो हित में लिखी गई रचनाएं हैं, उसी को हम साहित्य कहते हैं। वहीं देखिए, मैं आपको बताता हूं कि हिंदी साहित्य में ये जो आदि काल आता है, उसके बाद आता है मध्यकाल। मध्यकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, भक्ति काल और रीति काल। तो आदि काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल, ये काल है क्या। देखिए, जब भी हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं
जब भी हम हिंदी साहित्य को पढ़ते हैं तो इसको पढ़ने की आसानी के लिए, इसको हम आसानी से समझ सके, तो हम इसको डिवाइड करते हैं 4 कालखंडों में। देखिए क्या है, पहले कालखंड को हम नाम देते हैं आदिकाल। ठीक है, आदिकाल, इसको हम आदिकाल कहते हैं। उसके बाद आदि का मतलब आपको पता ही होगा, आदि का मतलब होता है शुरुआत, मतलब जिस काल की शुरुआत, ठीक है, शुरुआत का समय, मतलब हिंदी साहित्य की जहां से हम शुरुआत मानते हैं उसको हम आदिकाल से मानते हैं। तो इसका जो समय है वह भी 1050 से 1375 तक माना जाता है। तो ये डेट जो है संवत में चलती है। आपको मैं एक बात बता दूं, संवत जो होता है हमेशा 57 साल जो होता है ईसा के काल से आगे चलता है। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि जब भी आप संवत का यूज करते हैं, यानी कि अगर अभी 2024 चल रहा है तो संवत के अनुसार इसका जो समय है 2080 या 81 हो रहा है। ठीक है, तो संवत जो होता है हमेशा 57 साल आगे चलता है। तो संवत के हिसाब से हम डेट को देखते हैं। और जो हिंदी साहित्य का पहला फेस है, मतलब पहला जो काल है जिसको हम आदिकाल के नाम से जानते हैं, उसका शुरुआत जो है 1050 से 1375 संवत तक माना जाता है। और आदिकाल जो नाम है यह जो नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया है। वहीं देखिए दूसरा जो काल आता है हमारा, दूसरा काल, जैसे कि शुरुआत के काल को हमने आदिकाल कहा, तो दूसरे काल को हमें मध्यकाल कहना चाहिए था। इसको हम मध्यकाल कहते हैं, लेकिन इसको हमने मध्यकाल न कह करके, इसको हमने क्या मध्यकाल नहीं कहा, मतलब ये बीच का समय है, लेकिन हमने इसको मध्यकाल नहीं कहा। इसको भी हमने 2 भागों में डिवाइड कर दिया। इसको क्या कहा, पहले काल को, जो इसका मध्यकाल का है, मध्यकाल का पहला है, उसको हमने कह दिया पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल, इसको हमने पूर्व मध्यकाल कह दिया। और इसी का जो दूसरा फेज है, दूसरे फेज को हमने नाम दे दिया उत्तर मध्यकाल। उत्तर मध्यकाल, ठीक है। तो देखिए मध्यकाल का जो पहला फेज है वह पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल का मतलब क्या होता है, मतलब कि पूर्व का मतलब होता है पहले, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, पूर्व का मतलब होता है पहले, और उत्तर का मतलब होता है बाद में। ठीक है, तो जो मध्यकाल का शुरुआत का समय है उसको हम पूर्व मध्यकाल कहते हैं, और जो मध्यकाल का बाद का समय है उसको हम उत्तर मध्यकाल कहते हैं। देखिए पूर्व मध्यकाल को भी हम पूर्व मध्यकाल न कह करके इसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। देखिए भक्ति काल, इसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं। वहीं देखिए जो उत्तर मध्यकाल है इसको हम रीति काल के नाम से जानते हैं। रीति काल, भक्ति काल और रीति काल। देखिए इसका जो समय है, इसका जो समय है संवत के अनुसार देखिए तो 1375 संवत से लेके 1700 संवत तक चलता है। और इसका जो समय है रीति काल का, इसका जो समय है 1700 संवत से लेके 1900 संवत तक चलता है। ये जितने भी डेट लिखे हैं ये सारे संवत में है। ठीक है, तो ये जो डेट है इसका संवत में चलता है। उसके बाद देखिए ये सारी चीजें जो है, ये जितने भी हमने बंटवारे किए हैं, जितने भी मतलब हमने इसको पार्ट्स में डिवाइड किया है, ये केवल हमने इसलिए किया है ताकि हम हिंदी साहित्य को आसानी से पढ़ सके, इसको हम समझ सके कि किस काल में किस तरह की रचनाएं रची जा रही थी और किस काल में किस विधा की प्रधानता थी। यही सारी चीजें जो है हमें इसमें समझनी होती है। वहीं देखिए
हमने आदिकाल को समझा, मध्यकाल को समझा, और इसका जो तीसरा फेज आता है वह आता है आधुनिक काल। आधुनिक आधुनिक काल। देखिए ये आता है आधुनिक काल। तो आधुनिक काल जो है इसकी जो शुरुआत है संवत में, इसकी जो शुरुआत है 1900 से अब तक, 1900 से अब तक, मतलब संवत 1900 से अब तक का जो भी समय चल रहा है सारा सारा आधुनिक काल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती है। देखिए क्या है, आदिकाल जो है हिंदी साहित्य में उसको हम शुरुआत का समय मानते हैं, और इस समय जितनी भी रचनाएं रची गई, लिखी गई, उस सबको हम आधुनिक आदिकाल के अंतर्गत रखते हैं। उसके बाद का जो समय है उसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, उसी को हम पूर्व मध्यकाल भी कहते हैं। तो उसको हम मतलब मध्यकाल को हम दो भागों में बांटते हैं, पहले को पूर्व मध्यकाल, दूसरे को उत्तर मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल को हम भक्ति काल कहते हैं, जिसको हम 1375 से 1700 संवत तक उसका समय मानते हैं। वहीं जो उत्तर मध्यकाल है उसको हम रीतिकाल के नाम से जानते हैं, और 1700 से 1900 तक इसका समय रहता है। वहीं जो इसका मतलब अंतिम काल है मतलब हिंदी साहित्य में जिसको हम आधुनिक काल के नाम से जानते हैं, उसका जो समय है 1900 से संवत अब तक चला आ रहा है। देखिए क्या है, अब इन काल खंडों को तो हमने बांटा, लेकिन इन काल खंडों को बांटने का कारण क्या था और इनको हमने ये नाम क्यों दिए, इसको भी चलिए आइए समझते हैं। देखिए क्या है, आदिकाल के समय जो साहित्य लिखे गए, ये साहित्य जो है हमें हिंदी में नहीं देखने को मिलते हैं। मतलब हिंदी जो है उस समय शुरुआत ही हो रही थी। आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी है, हिंदी की शुरुआत 11वीं शताब्दी से मानी जाती है। खड़ी बोली अमीर खुसरो जब मतलब आए उस समय से खड़ी बोली का उद्भव हुआ, और हिंदी जो है उसी टाइम से शुरू मानी जाती है। तो देखिए आदिकाल का जो साहित्य है ना, हमें 1050 से 1375 संवत इस समय से देखनी शुरुआत में मिलती है। मतलब शुरुआत में हमें ऐसी मतलब इस टाइम से रचनाएं देखने को मिलती है। मध्यकाल में फिर आप देख सकते हैं कि भक्ति काल, इस काल का हमने नाम रखा भक्ति काल। पूर्व मध्यकाल को हमने भक्ति काल रखा क्योंकि इस समय जो रचनाएं मिलती है उसमें भक्त और भगवान इनके संबंध में सबसे ज्यादा रचनाएं हुई, और उसके बाद हमें रचना मिलती है रीतिकाल की। इस समय जो हमें रचनाएं मिलती हैं और रचनाकार मिलते हैं वे रीति से बंधे हुए थे, मतलब एक परिपाटी से बंधे हुए। वे एक ही प्रकार की रचना किया करते थे, श्रृंगार की, और वे रचनाएं इसलिए करते थे ताकि वे अपने राजा को प्रसन्न कर सके और जो भी उनसे धन लाभ हो वे कमा सके, ज्यादा से ज्यादा धन लाभ कमा सके। इसलिए रीति काल को हम अंधकार काल के नाम से भी जानते हैं, और भक्ति काल को ही हम स्वर्ण काल के नाम से भी जानते हैं, स्वर्ण काल, और इसको हम डार्क एज या अंधकार काल, अंधकार काल या इसको हम कला काल के नाम से भी जानते हैं। इसको हम श्रृंगार काल के नाम से भी जानते हैं, श्रृंगार काल। तो देखिए एक ही समय को, एक ही टाइम पीरियड को हम कई नामों से जानते हैं। इसीलिए मतलब हिंदी साहित्य में जब भी कोई नया स्टूडेंट या कोई भी मतलब नया पढ़ने वाला इन्वॉल्व होता है तो उसको बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि मतलब हम कभी इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं, कभी हम इसको भक्ति काल कहते हैं, कभी हम इसको स्वर्ण युग भी कहते हैं, कभी हम इसको कला काल कहते हैं। मतलब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हमें देखने को मिलती है। तो देखिए शुरुआत में जब भी आप हिंदी साहित्य पढ़ रहे हैं या लिटरेचर पढ़ रहे हैं तो पहले आपको जो उसका मतलब मोटी मोटी चीजें हैं
वो क्लियर होनी चाहिए। जब तक आपको वो क्लियर नहीं होगी, आप मतलब उस चीज को समझने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी फेस करेंगे। तो देखिए, अगर आप मास्टर्स में हैं या यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में आपने हिंदी साहित्य को लिया है या कुछ भी, तो पहले आपको ये मोटी मोटी चीजें जो हिंदी साहित्य से संबंधित है, पहले ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, तभी आप हिंदी साहित्य को समझ पाएंगे। और इसमें मतलब इन टाइम पीरियड्स में क्या चीजें घटित हो रही हैं, क्या चीजें चल रही हैं, रचनाएं किस प्रकार की लिखी जा रही है, तभी आपको समझ में आएगी। तो पहले आपको ये मोटी मोटी चीजें समझ में आनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझेंगे, आपके लिए हिंदी साहित्य बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगेगा। तो इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसलिए मैंने आपको पहले हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि समझाई कि इसको समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप बीए एमए में हैं और आपको ये सारी चीजें नहीं आती, तो पहले आप इसको समझिए और इसकी पृष्ठभूमि को समझिए, तब जाके आपको आगे का जितनी भी क्लासेस हैं, मतलब जितनी भी हिंदी साहित्य से संबंधित चीजें हैं, समझ में आएंगी। तो देखिए, आज बस मैं आपको यही सारी चीजें बताना चाहता था कि हिंदी साहित्य को पढ़ने के लिए, समझने के लिए पहले हमें इन शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा, इन शब्दों को जानना पड़ेगा, तब जाके हम आगे चीजों को समझ पाएंगे। तो देखिए, मुझे आशा है आप लोगों के लिए ये जो वीडियो है कुछ थोड़ी बहुत हद तक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगी और आप इससे एक थोड़ी हिंदी साहित्य के बारे में समझ जो है जरूर ही विकसित कर पाए होंगे। तो देखिए, अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हिंदी साहित्य से जुड़े जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, नेट से संबंधित, हिंदी साहित्य के नेट से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं, मैं आपके साथ डेली रोज साझा करता हूं और टेलीग्राम पे उसकी पीडीएफ भी शेयर करता हूं। तो देखिए, अगर आपको मेरी ये कोशिश अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और आप हिंदी साहित्य से जुड़े हैं तो साहित्य गुरु चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बाकी फिर मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ और कुछ नई चीज़ों के साथ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।